नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है, जिससे अंत से स्वयं सुगंधित, वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है, तुम्हें समर्पित है शिव जी, मेरे इन पूरे भावों पर, बस अधिकार तुम्हारा है। मेरे इन पूरे भावों पर, बस अधिकार तुम्हारा है। आइए और हमारी पूरे भावों में समा जाइए, हमारी कलम की नोक पर रहिए, हमारी जीवा में बसिए, हमारे जहन में बसिए। हम जो भी कहें, हम जो भी लिखें, वो देश हित में हो, लोक हित में हो, समाज हित में हो, दिलों से निकले और दिलों तक पहुंचे। पथगामिनी, बहुत खूबसूरत सा नाम। मंजुला श्रीवास्तव जी ने मुझे नहीं पता कि क्या सोचकर, क्या जहन में लेकर इसका ये नाम रखा। तो ये नाम अपने आप में इतना खूबसूरत है कि अपनी तरफ हमें आकर्षित करता है। इस पेज से, इस मंच से, आज से हम एक नया एपिसोड लेकर आपके सामने आने वाले हैं और हमेशा आते रहेंगे, जिसका नाम है किताब पर चर्चा। आज पहले दिन, इस पहले एपिसोड में हम जिनकी किताब पर चर्चा करने वाले हैं वो है आदरणीय मनोज कामदेव जी, जो एक दोहाकार के रूप में बहुत जाने जाते हैं, माने जाते हैं। एक बड़ा नाम है दोहा की दुनिया। आपकी बुरांश मेरे पास है, मैंने पढ़ी है, उस पर मैंने कुछ समीक्षात्मक पंक्तियां भी लिखी थी, पर अभी तक एक लिफाफा धूप पुस्तक के रूप में मेरे पास नहीं आ पाई है। पीडीएफ मेरे पास है, मैंने उसे पढ़ा है और मुझे लगता है कि जल्द ही वो मेरे पास आएगी। अभी आपके सामने मैंने कुछ पंक्तियां पढ़ी थी कि मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है, और जिससे अंत से स्वयं सुगंधित, वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है, तुम्हें समर्पित है शिव जी, मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। और जितना मैंने पढ़ा एक लिफाफा धूप के पीडीएफ में, मुझे ये अपना मुक्तक बिल्कुल सार्थक लगा मनोज कामदेव जी के लिए। बेशक एक एक शब्द जिस तरह से इन्होंने रचा है, मैंने इन्हें ऑफलाइन भी बहुत बार सुना है, तो जितनी बार मैंने इनको सुना पढ़ा और हर चीज को 13-11 में ढाल देना और इतनी खूबसूरती से ढालना कि वो अपनी एक पूरी बात कह जाती है, एक कहानी के रूप में, एक शब्द के रूप में, एक लघु कथा के रूप में, एक संस्मरण के रूप में, या ताजी जो भी घटना हमारे आसपास हो रही है उसको तुरंत एक दोहे में ढालकर इनकी कलम को वो वरदान दिया है सरस्वती ने कि वो दोहा इतना खूबसूरत हो जाता है कि हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। इन्होंने हालांकि किसी भी तरह से इसकी शिक्षा जो है ऑफलाइन नहीं ली। तो मनोज कामदेव जी की लेखनी किस तरह से दोहों में ढलने लगी। हालांकि इन्होंने कई पत्रिकाओं से इनका जुड़ाव रहा है। मेरे पास लगभग 21 पत्रिकाओं के नाम हैं। इनका कभी साक्षात्कार करूंगी मैं अकेले में, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। आज हम एक लिफाफा धूप की ही बात करेंगे। कई कविता संग्रह इनके पास आ चुके हैं, कई काव्य संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं, गीत संग्रह, मुक्तक संग्रह, माहिया संग्रह भी। बस एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगी मनोज कामदेव जी, कि आप इतना सब कुछ कहने के बाद एक दोहाकार के रूप में ही इतने मशहूर हुए, वो किस लिए? कि आपके दोहों ने लिए इतना आकर्षित करा हम सब पाठकों को या सब सुनने वालों को? उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले नमस्कार पत्र को, सोनिया जी आपको, बड़े भाई डॉक्टर मनोज अबोध जी को और पूजा श्रीवास्तव, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जितने भी दर्शक हैं उनको, जहाँ तक आपने प्रश्न कहा, इसका उत्तर शायद मनोज भाई ज़्यादा देंगे, क्योंकि होता क्या है कि बचपन से कबीर, रहीम या बृंद के दोहे, इनके जो दोहे जो हमारे जो मानस पटल पे छाए थे ना, वो धीरे-धीरे क्या हुआ, पहले हमने अतुकांत कविताएँ लिखी। तो जी। जैसे-जैसे स्टेप बढ़ते गए तो हमें पता चला कि छंदों में भी कुछ करना चाहिए। तो हुँ, एक्चुअली हुँ। मैंने एक बार, मुझे याद है कि मैंने एक दोहा लिखा, उसमें 14 और 11 मात्राएँ थी मनोज भाई। तो डॉक्टर अशोक मैत्री जी ने वो पकड़ लिया, किसी मंच हुँ। में पकड़ लिया। तो उन्होंने बोला आप मुझे रात को बात करना है इस विषय में। मैंने कहा ठीक है, मैंने सोचा कुछ होगा।
मुझे ये नहीं पता था उसमें ये मात्राओं का कुछ गड़बड़ है। तो बात की, तो उन्होंने बोला ये आपने ऐसे क्यों, तो मैंने उनको जवाब दिया। मेरे को देना नहीं, उस समय नादानी था, मतलब आज से 10-15 साल बाद की बात है कि मैंने कहा सर ये कबीर की तो ऐसे दोहे हैं, कहीं 12-11 कहीं ऐसे कह रहे ये बात बता, कबीर जी अनपढ़ थे, वो बोलते थे लिखते कोई और थे, तू अनपढ़ है क्या? तो मेरे दिमाग में बात बैठ गई। कह रहे कहते व्याकरण देखो इसका। तो फिर इस टाइप से जो उन्होंने मेरे को समझाया, और फिर वो जो बैक स्टेज मेरे जो रहीम या बृंद के इनके दोहे थे सुर के, फिर जाके मैंने उनको पूरी जब स्टडी की, तब तक तो स्टडी नहीं थी, लिख दिया, मतलब दिमाग में था तो कर दिया, लेकिन जब उसकी स्टडी, जब उसका व्याकरण किया, धीरे धीरे उसका अभ्यास किया, और इतना अभ्यास किया कि आज 2 शब्द लिखने के लिए मैं बैठा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी मनोज भाई बता सकते हैं, मेरे से बहुत सीनियर है, बहुत अच्छे लोग है जी, मनोज जी से बात करेंगे हम, पूजा जी और मनोज जी तक बता आएंगे। सकते हैं। बीच बीच में आपसे सवाल लेते रहेंगे हम। तो आपने मनोज जी कोई किसी को अपना उस्ताद गुरु या मतलब किसी को धारण किया या यूट्यूब से या खुद ही व्याकरण सीखा? नहीं नहीं, फिर जब गुरुजी वो बन गए डॉक्टर अशोक मैत्री जी, फिर उनसे जी। लगातार अभी भी संपर्क है। तो हमारा एक ग्रुप है, कबीर ग्रुप भी है, उसमें भी है, मनोज भाई भी उसमें है। जब भी कभी जी। कोई दोहा हो उसमें भी वो भी ठीक करते हैं या बताते हैं। और उसके बाद एक रूपचंद शास्त्री हैं खटीमा में, उन्होंने भी कई बार जब कहीं कुछ होता था शुरू-शुरू में, तो वो बताते थे उसको ऐसा करो, ऐसा करो। तो फिर ये दोनों जो है मेरे, मैंने लिखा भी अपने दोहे में, इन्होंने मेरे को मार्गदर्शन किया तब, जब कोई उस समय बताने वाला नहीं था, दोहों में। जी। जबकि गज़लों के क्षेत्र में हर कोई कहता था आइए हम बता दें, जी। मुक्त बता दें, लेकिन दोहों में बहुत कम लोग थे। एक हरे राम समीप को मैंने, नरेश सांडल्य जी थे, ये 2-3 लोगों को जिनको जिनको मैंने काफ़ी स्टडी की। लेकिन जैसे नरेश सांडल्य से संपर्क हो गया था, लेकिन हरे राम समीप से बहुत लेट संपर्क हुआ, लेकिन अब हुआ तो जुड़े हुए हैं। तो ये मैंने जो इनसे सीखा है। जी। तो ये थी आपकी दोहों की शुरुआत, और हम बात करते हैं अब एक लिफाफा धूप पे। इसका नाम कैसे आपके ज़हन में आया, एक लिफाफा धूप? एक लिफाफा धूप दोहे का एक पार्ट है, मैं जानती हूँ, तो ये दोहा आप हमें सुनाएँ और उसके बाद हम पूजा जी की ओर बढ़ेंगे। नहीं, हुआ क्या, जब ये किताब पब्लिश होने के लिए गई, तो ये जो दोहा था, काफ़ी लोगों ने कई बार कोट किया हुआ है, हर जगह पे, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी की सब ने। अरे नरेश सांडल्य को बहुत पसंद आया। चेतन जी जी। आनंद जी जो पब्लिशर थे, उनको भी बड़ा पसंद आया। सबने बोला ये जो एक लिफाफा धूप है, अद्भुत कल्पना है। ऐसा कुछ बहुत, जबरदस्त अट्रैक्शन है इस उसमें। तो इसको रख लेते हैं हम। मैंने कहा जब आपको लग रहा है, तो इसी को रख लेते हैं। कि जब वो दोहा था कि सूरज ने पाती लिखी, देख रात का रूप, और खिड़की हाँ, खुलते ही गिरी, एक लिफाफा एक धूप। लिफाफा धूप, क्या बात है। तो इसका ये ऐसे नामकरण हुआ इस किताब। बहुत खूबसूरत दोहा और बहुत खूबसूरत बिंब आप अक्सर बनाते ही हैं। तो चलिए इसी पर हम आपके दोहों पर चर्चा करने के लिए निमंत्रण मैं देना चाहूँगी पूजा जी को। पूजा जी हमारे बीच में हैं, जो खुद बहुत अच्छे दोहे कहती हैं, गज़ल कहती हैं, गीत कहती हैं, मुक्तक कहती हैं, और मैंने सुना है आपको बहुत करीब से। तो आपके बारे में पूजा जी, हम आपके परिचय के बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप यहाँ उपस्थित हैं मनोज कामदेव जी के लिए, और आप एक अच्छी साहित्यकारा हैं, सभी जानते हैं, और आपके नाम से आपको जाना जाता है और आप सभी विधाओं में कहती हैं। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप क्या कहना चाहेंगी मनोज कामदेव जी के लिए और उनके दोहों के लिए, और स्पेशली एक लिफाफा धूप के लिए? सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद मंजुला दीदी का इतने सुंदर आयोजन के लिए, इतना सुंदर मंच दिया है, और उसके लिए भी कि आज ये पहली कड़ी है और उसमें मुझे आमंत्रित किया। बहुत कुछ तो नहीं आता मुझे, आप सभी प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। सोनिया जी, आपको मैं सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, आपके गीत, गज़ल, नज़्में, संचालन, अंदाज़ आपका सब कुछ बहुत लुभाता है। तो मैं अगर कहूँ कि आपकी कायल हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वास्तव में मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। मनोज सर, अबोध सर, आपको मेरा सादर नमस्कार। आपसे आज शायद मैं पहली बार रूबरू हो रही हूँ। वैसे सुना बहुत है आपको, मैंने आपके बारे में जानती भी हूँ। तो मेरा नमस्कार सर आपको। मनोज कामदेव जी को एक लिफाफा धूप के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, और साथ ही नमस्कार स्वीकार कीजिए।
और जहां तक बात आती है एक लिफाफा धूप, एक लिफाफा धूप जो इसके शीर्षक की चर्चा होती है, तो वास्तव में ये बहुत लुभाता है मन को। और इस पर ही क्वेश्चन आ जाता है कि जब शीर्षक इतना सुंदर है, तो इसके अंदर जो दोहे होंगे वो क्या कह रहे होंगे। तो इसके लिए मनोज जी, आपकी जो सोच है और अद्भुत कल्पना है, इस सोच को नमन करती हूँ। और जहां तक बिंब की बात है, तो मनोज जी बिंब के थ्रू जो अपनी बातों को कहते हैं, बहुत खूबसूरती से कहते हैं। और लगभग हर पहलुओं में इन्होंने छुआ है। हालांकि अभी तक मैं पूरा दोहा तो नहीं पढ़ पाई, बहुत लेट मेरे पास ये बुक आई और घर में थोड़ी सी, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश की, तो हर पहलुओं को छुआ। भूख, गरीबी, लाचारी, राजनीति, चाहे सामाजिक जो कुछ भी समस्याएं या चिंता, सब कुछ इन्होंने इसमें व्यक्त किया है। और ये देखिए, अम्मा बादल देखकर जब देखे खपरेल, अश्कों के इस सैलाब से काजल जाता फैल। सुनते क्या बिल्कुल खूबसूरत बात, पढ़ते वाह। दिल से आह निकल जाए, इतना हृदय तक ये छूता है। तो ऐसे ही इनके बहुत सारे दोहे हैं, और जब कोट करने चलो तो लगता है कि अरे ये भी कौन सा छोड़ू कौन सा लूं, वो वाली स्थिति आ जाती है। और चाहे जीवन की सच्चाई को बयां करती कि कातिल के हर जुर्म को दौलत करती माफ, इसीलिए तो आजकल मिले नहीं इंसाफ। कितना क्या बात। सुंदर, कितनी सुंदरता से सच्चाई को बयां किया है। तो ये कलम जो चलती है मनोज जी की, वो यही कर सकते हैं। और अगर इनको दोहों का सम्राट कहा जाए, तो मेरे ख्याल से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो बहुत सुंदर सर, मनोज जी आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और जीवन की सत्यता को दर्शाता ये दोहा बहुत पसंद आया मुझे, कि खुद को कहते जो यहाँ जग के हम सरताज, धूप ढले तब देखना उनका असल मिजाज। क्या बात। मैं चाहता हूँ आप गा के कुछ गा के सुना दे तो। हाँ बिल्कुल। अब मुझे आज मौका मिला है, और सोनिया जी, एक दोहा इनका जो सार्थकता प्रदान करता हुआ दोहा है, घर के जो परिवार से जुड़े जो वाद विवाद को लेकर, तो उसको मैं आप लोग अपना माइक म्यूट कर लें, बाकी लोग, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। मैं भी करती हूँ, आवाज इको हो रही है, तो थोड़ा और अच्छा लगेगा हमें पूजा जी को सुन। तो एक दोहा मैं रखती हूँ। घर में जब होने लगे छोटे वाद विवाद, घर में जब होने लगे छोटे वाद विवाद, खुशियां कोने में पड़ी झेल रही अवस्था, खुशियां कोने में पड़ी झेल रही अवस्था। तो परिवार के जो ऊपर ये जो सार्थकता बयां किया है इसमें, तो बहुत सुंदर। तो ऐसे कई दोहे मनोज जी के जो बहुत लगता है कि ये भी ले लूं, मैं कितना सुनाऊं, उतना वक्त नहीं है, 1 घंटे में सब करना है। तो निश्चित तौर पे पाठकों के अंदर जो ये एक लिफाफा धूप है, जरूर आकर्षित करेगा, और उनके अंदर एक जिज्ञासा जग जाए, ऐसा शीर्षक है कि अब अंदर पढ़ें इसमें क्या है। और ये तो पता है पाठकों का और दर्शकों का आजकल कमी बहुत है। तो लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है। और साहित्य के क्षेत्र में मनोज जी का एक दोहाकार के रूप में बहुत प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं आप। और मुझे लगता है साहित्य के माध्यम से साहित्यकार, रचनाकार, चाहे सामाजिक समाज को आप प्रेरित करने का काम कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है। तो लेखन किसी की आत्मा को छू जाए और कुछ करने के जज्बा अगर मन में जग जाए, युवाओं के लिए चाहे किसी के लिए, पाठकों के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। वो असर है मनोज जी के कलम में। तो इसके लिए मनोज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं चाहूंगी एक दो दोहे को और कोट करना, कि जैसे अराजक तत्वों की तरफ ध्यान खींचती ये वाली रचना मुझे बहुत, इन दोहा बहुत पसंद आया, कि
हवा चमन से कह रही, जारी कर फरमान। हवा चमन से कह रही, जारी कर फरमान। आग लगाने के लिए हाजिर सब सामान। आग लगाने के लिए हाजिर सब सामान। तो ऐसे ही कई दोहे हैं, बहुत कुछ जीवन को प्रेरणा देती हुई, बहुत प्रेरक इनके दोहे भी हैं, जीवन को सीख देते हुए भी हैं। तो बहुत सारे दोहों पे चर्चा करना तो मुश्किल है और मैं अदना सी अभी साहित्य में समझिए कदम रखा है मैंने, बहुत कुछ नहीं आता है। तो सोनिया जी मुझे लगता है मुझे अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहिए। मनोज जी को एक लिफाफा धूप के लिए बहुत शुभकामनाएं। और बहुत सोनिया जी। खूबसूरत पूजा जी, बहुत अच्छी आपकी आवाज तो है ही। मनोज जी ने मेरे दिल की बात कही, वही मैं बोलने वाली थी कि आपके दोहों को, आपका स्वर खूबसूरत तो है ही, लेकिन आपने जिन दोहों को कोट किया वो वाकई ही बहुत खूबसूरत थे। वैसे तो इनके हर दोहे में एक अलग बात है। कई बार मैं सोचती हूँ कि जिस तरह से अब मुझे कोई 20 जनों का खाना बनाने के लिए एकदम से बोल दे, जब शुरुआती दौर में हम खाना बनाना सीखते हैं तो नमक, मिर्च, मसाले सभी तोल नाप के डालते हैं। लेकिन आज की डेट में पूजा जी, बीइंग अ लेडी, अगर हमें कोई किचन में खड़ा कर दे तो हम आंख बंद करके भी खाना बनाएंगे तो वो स्वादिष्ट ही बनेगा। ऐसा ही शायद मनोज जी के साथ हो चुका है कि अब उन्हें शब्द, बिंब या मात्राएं गिननी नहीं पड़ती, वो अपने आप ही रिदम में आ जाते हैं, वो अपने आप ही खूबसूरत बन जाते हैं। एक चीज और जी कहूंगी सोनिया जी कि मनोज जी के दोहा पढ़ के एक मुझे याद नहीं आ रहा है, वो मनोज जी बताएंगे कि वो तकदीर का इन्होंने हाथ की लकीर को सूखी घास से करके ऐसा एक दोहा हाँ है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है ना। तो मुझे भी मुझे ध्यान देख नहीं आ के रहा। लगा कि मैं अपनी बस एक बात शेयर करना चाहूंगी, तो मुझे लगा कि अच्छा ये भी हो सकता है। तो मैं हम्म उसको मतलब थोड़ा सोचती रही कि मैं भी कुछ ऐसा दूर दूर तक, क्या पता बाद में आए दिमाग में, मुझे नहीं पता है, मैं सोच नहीं सकी। तो फिर एक बात बस कहूंगी कि इन्होंने सारे बिंब चुरा लिए हैं। अब अब अगर बिंब मैं सोचती हूँ, वो मनोज सर जो हमारे बीच मनोज अबोध सर हैं, इन लोग के लिए बड़ी बात नहीं है, इन लोग के लिए तो बहुत विस्तार है, बहुत कुछ सोच सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं। ये मैंने अपने लिए कहा कि अगर सोचूंगी, लिखूंगी, क्या पता कुछ साल बाद मेरे दिमाग में आए तो मैं कुछ नया लिख पाऊं। अभी फिलहाल मतलब रास्ते बंद हैं, सारे बिंब दिन बिंब चुरा लिए चुराना हमारे इन्होंने। लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वही कह रही हूँ ना सर, आप लोग के लिए तो सही विस्तार है, बोल। आप लोग मैंने अपने लिए बोला। ओके। तो पूजा जी, मैं यही कहूंगी कि इन लोगों की मंजिल इन लोगों को कभी ना मिले, चाहे वो मनोज कामदेव जी हो, चाहे मनोज जी हो, चाहे पूजा जी हो और चाहे वो सोनिया। हम इन्हीं रास्तों पर चलते रहें और नित्य नई बिंब और ये शब्द बिंब हमें मिलते रहें, हम ढूंढते रहें, क्योंकि शायद अगर हमें मंजिल मिल जाए तो हम रुक जाएंगे। ये रास्ते ही खूबसूरत हैं, इन्हीं रास्तों में ही हमें सब मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूजा जी हमारे बीच में आने के लिए। शुक्रिया आपका मनोज जी की तरफ से भी मैं जरूर अदा करूंगी। शुक्रिया मंजुला जी की ओर से भी। हम फिर शुक्रिया। मिलते रहेंगे, अभी आप बने रहिएगा। और बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार जब भी अभी हम बात कर रहे थे कि श्रोता और पाठक मिलने मुश्किल है, मैं ये सोचती हूँ, ये मानती भी हूँ कि एक सच्चा श्रोता और एक अच्छा पाठक, एक सिर्फ एक भी अगर हमें मिल जाता है तो हम अपने आप को लिखने को हम समर्थ मानते हैं। हमारे दिल की बात, जैसा कि मैंने अपनी शुरुआती मुक्तक में कहा, दूसरों के दिल को जब छू जाती है और उसे जब ये लगता है कि ये मेरी बात है, ये मैंने क्यों नहीं सोचा, ऐसा मैं क्यों नहीं कह पाई या कह पाया, तब वो लिखना सार्थक होता है। ऐसा ही कह रही हैं पूनम सागर जी, मनोज जी को और सबको नमस्कार कर रही हैं। ऋचा जोशी जी भी सभी गुणीजनों को यथा योग्य अभिवादन कर रही हैं और बेहतरीन दोहा संग्रह है एक लिफाफा धूप को, ऐसा कह रही हैं। मनोज जी आपको बहुत बहुत बधाई। ममता सोनी जी बहुत खूब नाम वो कह रही हैं। पूनम सागर जी भी कह रही हैं बहुत मनमोहक नाम है और बड़े खूबसूरत इसमें दोहे हैं। ऋचा जी पूजा जी का भी स्वागत कर रही हैं। मंजुला जी
भी आप सभी का स्वागत कर रही हैं और बहुत बधाई दे रही हैं। विजय लक्ष्मी जी भी आपको स्वागत कर रही हैं। नूतन शर्मा जी भी आपको बहुत-बहुत बधाई दे रही हैं। मैं भी साथ-साथ जुड़ी हूँ कमेंट्स के साथ भी। कविता मल्होत्रा जी भी कह रही हैं बहुत खूबसूरत संकलन है मनोज जी का। नूतन शर्मा जी भी बहुत तारीफ कर रही हैं। ऋचा जोशी जी कह रही हैं अद्भुत दोहा। किसी एक दोहे के लिए इन्होंने कहा होगा, बेशक सभी दोहे अद्भुत हैं। पूनम जी कह रही हैं पूजा जी ने जितनी भी बातें कही वो बिल्कुल सही है। कविता मल्होत्रा जी कह रही हैं कि दोहा सम्राट बिल्कुल सही नाम दिया है मनोज जी को, लेकिन मैं अभी आपको ये नाम नहीं दूंगी। मनोज जी, मैं चाहती हूँ कि ना अभी ना, आप मुझे बच्चे ही चाहिए बने नहीं। रहें, अभी आप सीखते रहें। ईश्वर मैं करे लर्नर कि आप दोहा सम्राट हो जाएं किसी दिन। मैं अ, लर्नर ही हम हूँ। अभी आप रास्तों पर चलते रहें, मैं बड़ी हूँ आपसे, तो मैं आपके लिए यही विश करूंगी। जी जी। ऋचा उम्र में बड़ी हूँ लेखन में नहीं। नहीं नहीं ऋचा नहीं। जोशी जी भी समसामयिक दोहा कह रही हैं। पूजा जी, आपकी आवाज और मनोज जी के दोहे दोनों मिलकर बहुत उम्दा हो गए। पूजा जी, आपको शुभकामनाएं इसके लिए। शिवांश सरल जी भी आपको बधाई दे रहे हैं। नूतन शर्मा जी लगातार जुड़ी हैं। कोई नाम अगर मुझसे छूट रहा हो तो कृपया इसे अन्यथा नहीं लेंगे। शालिनी शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। उमंग सरेन दीदी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। वो भी आपको देख रही हैं और आपके दोनों की तारीफ भी कर रही हैं। कवि अनूप कुमार एकलव्य जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और आपके दोनों की तारीफ कर रहे हैं। तो काफी लोग हैं आज के समय में, इस समय में जिसने अपना समय दिया उसने बहुत दिया। अवधेश कुमार अवधेश जी भी कह रहे हैं कि वो समय से नहीं जुड़ पाए। कोई बात नहीं अवधेश जी, अभी तो समय शुरू ही हुआ है। तो आप नीचे अपने कमेंट्स में जो भी दोहा सुनना चाहें, जो भी कहना चाहें मनोज जी के लिए, वो आप लिख सकते हैं, आप कह भी सकते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत रहेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं मनोज जी की ओर, दूसरे मनोज जी की। हम मनोज जी से जानना चाहेंगे एक लिफाफा धूप के बारे में, मनोज जी के दोहों के बारे में और दोहा विधा के बारे में भी अगर आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि आप भी सभी विधाओं में कहते हैं और बहुत खूबसूरत कहते हैं मनोज जी। आपसे भी हम वन टू वन की ज़रूर बात करना चाहेंगे। आज आप एक लिफाफा धूप के लिए यहाँ उपस्थित हैं। पद्गामिनी की ओर से मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। मनोज जी, आप क्या कहना चाहेंगे मनोज कामदेव जी? धन्यवाद सोनिया जी। पहले तो मेरे अनुज हैं मनोज कामदेव, बहुत अच्छे कवि हैं। मैं केवल दोहाकार नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत हर विधा में वो लिखते हैं और अच्छा लिखते हैं। तो एक श्रेष्ठ कवि हैं। जितना अधिकार उन्हें दोहों पर है, क्योंकि दोहे को वो ज्यादा प्यार करते हैं और दोहा एक ऐसा छंद है, वो मतलब स्नेह करने वाला, प्यार करने वाला है भी। जी, बेशक। क्योंकि सही बात। हाँ, सही कहा। बहुत छोटा छंद होता है और मारक छंद होता है। सही। जी, आप जो है मात्र 2 पंक्तियों में 4 चरण छोटे छोटे 13-11 की बंदिश के साथ शब्दों को बांध के आप कोई बात कहें और वो सीधी मन तक उतरती चली आए, तो वो इससे बेहतर चीज नहीं हो सकती। तो मनोज कामदेव जी दूसरे विधाओं में भी बहुत अच्छा लिखते हैं। उनका पहला एक दोहा संग्रह बुरांश, वो भी मेरे पास है। और अब ये नया दोहा संग्रह आया एक लिफाफा धूप। ये जो नाम है ये परंपरागत नहीं है, जी, बल्कि अलग से एक आकर्षण पैदा करता है। जैसा पूजा जी ने भी कहा कि एक लिफाफा धूप, ऐसे समय में जब आप बहुमंजिले इमारतों में रह रहे हैं, अपनी छत आंगन का जो एक भाव था वो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, महानगरों में तो खास तौर से। तो ऐसे में उनकी पीड़ा अगर एक दोहे के माध्यम से इस रूप में निकल के आती है कि अगर खिड़की खुले और वहां से धूप का एक टुकड़ा आता है आपके बेडरूम में, आपके ड्राइंग रूम में, तो वो कितना मनोहर और कितना सुखद वो पल होता है। सुखद है। तो वही वो एक टुकड़ा जो है वो लिफाफे में उन्होंने बंद किया
और बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर हम ये चीज महसूस करते हैं, देखते हैं, और इसका एंजॉय करने के लिए हम पहाड़ों पे, होटल के रूम्स में पता नहीं कहाँ जाते हैं, और वही रूम चुनते हैं जहाँ वो एक लिफाफा धूप आकर गिरे। लेकिन ऐसा बिंब कभी हम बना नहीं पाए जो मनोज कामदेव जी के जहन में आए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस ये जो कवि की दृष्टि है वो यही है, जितनी ही मतलब वो विस्तार ले सकती है, जितनी भी बारीक दृष्टि अगर जिसकी है वो उतना ही अच्छा बिंब और अच्छा है, उतना ही श्रेष्ठ कवि हो सकता है। यही परिभाषा है कवि के लिए, और कुछ नहीं है। ये आप बहुत अच्छा गा सकते हैं, ये बहुत अच्छा आपका तरन्नुम है, ये कोई मानी नहीं रखता है। आपकी रचना में कितनी गहराई है, आपकी रचना में कितनी मारक क्षमता है, आप छंद विधान और बिंब के रूप में क्या प्रस्तुति दे रहे हैं, ये ज्यादा मानी रखता है। क्योंकि लोग जब गजलों का दौर आया, दोहे भी गाए गए, और गजलों का दौर आया तो लोग कहते थे ये चंदन दास की गाई गजल है, जगजीत सिंह की गजलें सुन रहा हूं मैं। लेकिन वहां आप देखिए कि जिसने वो गजल लिखी उस गजलकार के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है। वो जगजीत सिंह की हो गई, चंदन दास की हो गई, या दूसरे लोगों की हो गई। तो इसलिए वो महत्व, वो चीज नहीं है। असली बात है कि जिसने उसकी रचना की है, जिसने उस बिंब को अपने भीतर से उतारा है, जिसने उस चिंतन को जिया है, तो वो श्रेष्ठ है। और उस पंक्ति में मनोज कामदेव जी एक बढ़िया, एक बेहतर, एक उत्तम और एक प्रसिद्ध नाम बनकर उभरे हैं। उसके लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। आभार मनोज जी, हाँ, मूलतः जो है वो बड़े प्रकृति प्रेमी है। मैंने पहले भी इस बात को एक बार दोहराया था कि उनके नाम में द्विपद विशेषताएं हैं, क्योंकि वो मनोज भी हैं और कामदेव भी हैं, जबकि दोनों एक ही होते हैं। तो मूलतः तो उनको जो है प्रेम का कवि होना चाहिए, लेकिन वो प्रेम के साथ साथ उनका प्रेम जो है ना वो विस्तारित हो गया है। वो प्रेम जो है मात्र जो है हृदय से, देह से ना होके वो प्रकृति से भी बढ़ गया है। वो वायु से, जल से, पौधों से, पक्षियों से और मानव मात्र की पीड़ाओं से भी उनका जो प्रेम है वो छलक उठता है, जो उनके दोहों में आप देख सकते हैं आराम से। और ये आप मानिएगा कि प्रेम लिखने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप प्रेम में हो। बिल्कुल। कई लोग कहते हैं ना कि जब आप प्रेम में होंगे तभी आप प्रेम लिख सकते हैं। जरूरी यह है कि आपके भीतर प्रेम होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपके भीतर प्रेम है तो आप बहुत अच्छा प्रेम लिख सकते हैं। अगर आपके भीतर देशभक्ति है, आप जरूरी नहीं कि आप देशभक्त हैं और आप बंदूक उठा के सीमा पे जा रहे हैं तभी आप लिख सकते हैं। आपके भीतर वो भाव होना चाहिए और शिद्दत से होना चाहिए, ईमानदारी से आपको उस भाव को जीना चाहिए, तभी आप वो लिख सकते हैं। तो प्रेम में होना आवश्यक नहीं है, प्रेम आपके भीतर होना जरूरी है, जो पूरे भरपूर तरीके से मनोज कामदेव जी के भीतर है और वो उनकी रचनाओं पे पूरी तरह से छलका हुआ है। पूरा आप देखेंगे जहां भी होगा तो वो प्रेम के ही रूप हैं। अगर वो प्रकृति से प्रेम करते हैं या वो मानव मात्र से प्रेम करते हैं, या कहीं अब जो आप देखिए धूप को इस रूप में देखना ये किसी तरह की का व्यंग नहीं है। जी। ये किसी तरह का उलाहना नहीं है। आप देखिए कि वो अगर उसी पर हम शीर्षक पर ही चर्चा करें तो मतलब वो कहीं से कहीं उलाहना नहीं है। वो बिंब जो है वो जबरदस्ती का बिंब भी नहीं है कि साहब वो आपने रच दिया और वो जस्टिफाई नहीं हो रहा। आप मतलब सिर्फ उसको 13-11 में जबरदस्ती बांधने की कोशिश नहीं की गई। हाँ, वो बिल्कुल नहीं है। वो आप देखिए कि वो जिस रूप से कवि ने उसको जिया है, जब कवि ने सुबह को उठ के अपने जो है बहुमंजिली जहाँ फ्लैट घर जो भी होगा जहां पर वहां रुकते हुए जब सुबह को खिड़की खोली और वो धूप का टुकड़ा जो अंदर आके गिरा है अचानक से, तो जब वो जो धीरे से उसको छू गया, हृदय को छू गया कवि के, वहां से वो बिंब उन्होंने उठाया है। जबरदस्ती उसके साथ नहीं की है, चुराया नहीं है कहीं से भी कि जो है कि ये हो कि हाँ कि साहब ये
यहाँ से ले लिया, वहां से ले लिया, वो चीज नहीं। और यही मौलिकता जो है उनको एक बड़ा कवि, बड़ा दोहाकार बनाती है। बेशक। वो जो है उनके दोहों में सामाजिक संबंध है, प्रकृति है, परिवेश है, सामाजिक व्यवस्था, मानव जीवन के बहुत सारे आयाम उनके दोहों में आपको पढ़ने को मिलेंगे। आप जब संकलन जो लोग पढ़ेंगे उनका एक लिफाफा धूप, आप देखिए कि उसमें मेरे ख्याल 725 दोहे हैं जी। 725 दोहे हैं। हाँ, 725 दोहे हैं, 170 पेज की पुस्तक है। वो ऐसा कोई नहीं है कि कोई बहुत छोटी कोई बुकलेट है, या उसमें आप देखिए कि 725 दोहों में आप ये सोच ही नहीं सकते कि हाँ आप वो सब खराब होंगे, कैसे हो सकते हैं। जी जी जी। हो सकता है एक आध दोहा आपको पसंद नहीं आए, कोई आलोचक बैठे अगर यही लेके जो है नीर शीर विवेक करने के लिए बैठ जाए कि साहब कमी निकालनी है, निकल जाएगी। कमी निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रशंसा करने के लिए आपके पास जो है बड़ा दिल होना चाहिए। ये कभी लिखा था मनोज जी मैंने एक 4 पंक्तियों में कि प्रशंसा के लिए बल चाहिए, बल, और बलवान ही नहीं आजकल लोग। असली चीज तो यही है। तो आप जो है सामने वाले को, उसके मेहनत को, उसके श्रम को, उसके भाव को समझिए, उसको अप्रिशिएट करिए, उसको प्रशंसित करिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप कहिए। अगर आप टांग खींचने की कोशिश करेंगे कि साहब इसमें तो ये कमी है, इसमें तो ये गलती रहेगी, इसमें तो ये गलती रहेगी, तो लोग तो कबीर के दोहों में भी गलती निकालते हैं। हाँ। गजलों संदर्भ नहीं है गजलों का, लेकिन गजलों में दुष्यंत कुमार को माना जाता है, हिंदी गजल के प्रवर्तक माना जाता है, उनके गजलों को भी खारिज कर देते हैं कि साहब उनको गजल कहना ही नहीं आता। गालिब की गजलों को खारिज किया हुआ है। तो आप हाँ, तो अब उस चीज का कोई अर्थ नहीं है। जिनको इस बात के लिए आप अगर वजिद होकर बैठे हैं कि हमें जो है मनोज कामदेव जी के दोहों की आलोचना करनी है, उनको कमी निकालनी, तो कोई दिक्कत ही नहीं, निकालिए। लेकिन आप कम से कम इतना बड़ा दिल तो दिखाइए कि 725 दोहों में आपको कमी दिख रही है खाली। आप देखिए कितने खूबसूरत दोहे हैं, एक से एक बढ़िया दोहा उसमें है। और अगर उस पर चर्चा करने बैठ जाए तो ये इतनी छोटे उसमें चर्चा नहीं हो सकती। उसके लिए पूरा एक सेशन चाहिए, सत्र चाहिए, सुबह 10 बजे शुरू होकर शाम तक का, तब उनके दोहों पर चर्चा हो सकती है। और चूंकि बहुत खूबसूरत दोहे, बहुत अच्छे दोहे उन्होंने लिखे हैं। आप देखिए कि मैं एक कुछ दोहे जरूर पढ़ूंगा उनके। जी जी सर गा के सुना दीजिए जी। आप गा के सुना दीजिए, आपकी आवाज जो है बहुत मीठी है। गा के मैं एक दो जरूर सुनाऊंगा। जी जी। कि आप जो प्रकृति प्रेम और मानवीय पीड़ा, जो अगर उसको आप दोनों को जोड़े तो एक दोहा उनका देखिए कि चिड़ियों का क्रंदन यहाँ हमसे करे सवाल, चिड़ियों का क्रंदन यहाँ हमसे करे सवाल, मानव तेरी प्यास से सूख गए क्यों ताल। क्या बात। अब इतने बड़े कैनवास का दोहा है, इतने बड़े कैनवास का दोहा है कि इस पर अगर कोई व्यक्ति बोलने के लिए आ जाए तो 2-3 घंटे बोल सकता है एक दोहे पर। जी जी बिल्कुल। और अगर आपको खारिज करना है तो फिर कुछ किसी भी चीज को खारिज कर दीजिए, उसका कोई सवाल नहीं है। यहाँ जो है प्रश्न ये है कि आपने कितने अच्छे तरीके से किस चीज को, कितनी दूर तक की दृष्टि दी है, कहाँ तक जो है कवि की दृष्टि कहाँ तक जा रही है, किस चीज पर जा रही है, तो उस चीज को देखा जाना चाहिए। पलकों की चौखट खड़ी यादों की बारात। अब इस दोहे में ना बहुत मतलब एक विपरीतार्थक जो है प्रश्न है। पलकों की चौखट खड़ी यादों की बारात, आंसू ने स्वागत किया दिल ने तहकीकात। क्या कहने, दिल ने तहकीकात। वाह वाह, दिल ने तहकीकात। आप देखिए कि कहां पर जो है यादों की बारात में भी अगर आंसू से स्वागत हो रहा है और तो दिल तहकीकात भी कर रहा है उस पर। क्या बात है, क्या बात है। कितना विरोधाभासी बिंब जो है दिया है। और वो इसलिए है कि कवि की जो मन स्थिति है, जब वो कोई रचना करता है, मैं मानता हूं कि कहते हैं ना शब्द ब्रह्म होता है। जी जी। अगर शब्द ब्रह्म है तो कवि तो ब्रह्मा है। बेशक। वो एक वो रचना करता है, एक नई रचना करता है। और उस समय उसकी क्या मन स्थिति है, वो कहाँ तक सोच रहा है, आप उसकी सोच तक लोग नहीं पहुंच ही नहीं सकते।
अब अलग अलग ढंग से लोग अर्थ निकालते हैं, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच सकते और ऊपर सतही तौर पे कह देते हैं कि साहब कोई खास बात नहीं। लेकिन आप सोच के देखिए, पहले विचार करके देखिए, शब्दों पर गौर करिए, मन स्थिति पर गौर करिए। आप ये मत देखिए कि 13-11 मात्राएं हैं और इतने शब्द हैं, 2 पंक्तियां हैं। आप देखिए कि 2 पंक्तियों में जो बात कही जा रही है उसको अगर विस्तार दें तो वो कितने पृष्ठों में जाएगी, ये सोचिए। तब उसका जो है सही मूल्यांकन किसी भी पंक्ति का, किसी भी काव्य रचना का हो सकता है। आप देखिए, विकास की बात चलती है, तमाम विकास पर बात हो रही है, लेकिन विकास के इस दौर में भी गांव की क्या स्थितियां हैं, वो दृष्टि, कवि की दृष्टि, चूंकि वो गांव से जुड़े हुए हैं, वो पर्वतीय अंचल के व्यक्ति हैं और गांव अपने जाते हैं, उनके चित्र बार बार प्रकृति के साथ जुड़े हुए, खूबसूरत झरनों के साथ, खूबसूरत पेड़ पौधों के साथ हम लोग देखते रहते हैं। वो उस हृदय में जो वो पीड़ा है वो कैसे मुखरित होती है 2 पंक्तियों में, वो आप देखिए कि केवल कागज पर दिखे गांव बहुत खुशहाल, केवल कागज पर दिखे गांव बहुत खुशहाल, असल हकीकत में वहां सब कुछ है बदहाल। ये मतलब बिल्कुल यथार्थ पर जो है दोहा, सच्चाई, यथार्थ पर दोहा है। आप अगर जिसको शक हो रहा जाके देख लो भाई, भाई जाके देख लिए। आदर्श गांव की बात नहीं हो रही कि साहब ये एक जो है कोई एक आदर्श गांव हो गया, लेकिन बहुधा जो है, बहुतायत में जो आप जो है, जो मेजोरिटी चीजें होती हैं उस पर ही दृष्टि जाती है कि आप देखिए कि गांव की हालात जो है वो कागजों में बहुत अच्छी है कि साहब ऐसा हो रहा है, योजना है। ये 2 पंक्तियों में उन चीजों को बांधना है, तमाम जो फाइलें हैं, तमाम विभागों के काम है, उनको 2 पंक्तियों में बांधना, ये मनोज कामदेव जैसे समर्थ दोहाकार के बस की ही बात है। ये हर एक के बस की बात नहीं। एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया। जी। और आप ये देखेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से दोहा संग्रह छपा है। उसमें प्रूफ की गलतियां अमूमन आप कोई भी किताब उठाएं उसमें होती हैं, लेकिन उनकी पुस्तक में वो ना के बराबर है। बहुत कायदे से देखिए, मेहनत होती है। जब आप कोई पंक्ति लिखते हैं, कोई कविता, दोहा, कोई छंद लिखते हैं और उसमें कहीं कोई गलती मिसप्रिंट होके आ जाए, कहीं आ जाए, तो आप देखिए कि जो रचनाकार है उसको क्या पीड़ा होती है। लेकिन उनके दोहे बहुत खूबसूरत है, किताब बहुत खूबसूरत है। और जैसे दोहे की क्षमता मुझे लगता है मिसाइल की तरह होती है। जी जी जी, कि वो भले ही मतलब उसके भीतर बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत छोटा भले ही आकार हो, लेकिन वो बिल्कुल चोट वहीं जाके करती है जहां जो उसका लक्ष्य होता है। लक्ष्य, और वहां अगर वो चोट करती है तो उससे जो तड़प पैदा होती है ना, वो 2 तरह की होती है। एक तो विरोधियों की होती है कि उनको जो है वो तड़प जो है वो बुरी लगती है, और एक समर्थकों की, प्रशंसकों की होती है कि उनको आनंद आ जाता है कि क्या कह दिया, क्या कह दिया, वाह क्या बात होगी। तो वो मिसाइल की जो मारक क्षमता वो एक दोहे में होती है। और मनोज कामदेव जी के बहुत सारे दोहे, बहुत सारे का मतलब बहुत सारे, 725 दोहे हैं, तो उसमें संख्या, हाँ, तो बहुत सारे दोहे उनके ऐसे हैं कि मनोज जी बात होती है कि अगर आपका कोई एक शेर या कोई एक दोहा भी अगर आपको नाम दिलवाता है, फेमस हो जाता है, तो यहाँ तो 725 हैं। अगर 700 में भी गलती निकाल दो तो 25 भी बहुत है मनोज कामदेव जी को मनोज कामदेव बनाने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, और अगर कोई भाव लेकर पढ़ेगा, बात आती है भाव की, अगर कोई दोहे को दोहे की तरह पढ़ रहा है, भाव लेकर पढ़ रहा है, तो वो गलती की तरफ उसका ध्यान भी नहीं जाने वाला। लेकिन अगर कोई उसकी मात्रा ई ऊ ए आ ऊ कर रहा है तो वो तो फिर ढूंढ के ही मानेगा कहीं ना कहीं से कुछ। सही कहा आपने जी सर। हाँ, 25 नहीं, उनके तो बहुत सारे जो बहुत दोहे हैं उनके, बहुत खूबसूरत दोहे। उनके विरोधियों के लिए कहा मैंने। आप उनके रिश्तों पर जो है बड़ा खूबसूरत दोहा है, और ऐसा दोहा है जिसको कोई नकार नहीं सकता कि बूढ़ी माँ को तब हुई रिश्तों की पहचान, बूढ़ी माँ को तब हुई रिश्तों की पहचान, बीच सड़क पर छोड़कर भागी जब संतान।
भागी जब संतान। तो आप देखिए कि क्या मतलब पीड़ा है। अगर उसको आपने ध्यान से पढ़ लिया, ध्यान से आपने सुन लिया और आपकी आंखें नम नहीं हुई, तो ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि एक यथार्थ जो है, मनीष श्रीवास्तव भोपाल से जुड़े हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। जी स्वागत आपका। तो बहुत अच्छे दोहा गा रहे हैं मनीष भाई। हाँ, मेरे छोटे भाई की तरह ही बहुत स्नेही मेरे लिए हैं। तो बहुत खूबसूरत दोहा उनका है ये रिश्तों पर, और ये ऐसे रिश्तों पर ऐसा दोहा सतही दोहा नहीं है, ये वो जिया हुआ यथार्थ है जो आपको हर तीसरे घर में आपको ये देखने को मिल जाए। तीसरे में बोला मैंने, दूसरे में नहीं बोला, बीच का एक छोड़ दिया है। जी। तो और देखिए बच्चों के ऊपर है, बच्चों की बात करते हैं कि आप, ये बात आ रही है कि बस्ता उनका छोटा होना चाहिए। हम जो चीज हम ये अमूमन होता है, पेरेंट्स का एक प्रेशर होता है कि वो जो खुद नहीं कर पाए, वो चाहते हैं कि उनका बेटा उनकी बेटी वो उस ओहदे तक पहुंचे, उस ऊंचाई तक पहुंचे, वो सब चीजें करे। लेकिन कभी आप देखिए इस चीज को, कितना बड़ा कैनवास है, कितनी बड़ी बात है उसको 2 पंक्तियों में कहना, एक दोहे के तौर पे कहना, और वो भी बड़ी सफलता पूर्वक। आप देखिए दोहा कि बच्चों पर मत डालिए अपने सब अरमान, बच्चों पर मत डालिए अपने सब अरमान, भरने उनको दीजिए खुद की नई उड़ान। बहुत अच्छा भाई, बहुत बधाई मनोज जी, बहुत बधाई आपको। बहुत खूबसूरत दोहा है, यथार्थ दोहा है। अगर आपके दोहे पर जो है आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो अगर उस पर अमल करें तो बच्चों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अपने तरीके से वो जिए, अपने तरीके से उड़ान भरें, उनको आप रास्ता दिखा सकते हैं। चिड़िया भी यही करती है, जब बच्चा बड़ा होता है उसका, तो वो उसको उड़ना सिखाती है। उसको ये नहीं सिखाती कि इधर नहीं उड़ना, उधर नहीं उड़ना, या वहां तक उड़ना है तुझे, ये नहीं, उड़ना सिखाती है। तो वो अपनी उड़ान वो भरे। 2 पंक्तियां जो है, हाँ आप उसको अच्छा बुरा बता सकते हैं कि यहाँ खतरा है, यहाँ ठीक है, यहाँ, वो तो रास्ता बताना है, वो जरूरी है। लेकिन उस पर अपने अरमान, अपनी आकांक्षाएं, अपनी इच्छाएं थोप देना किसी बच्चे पर, वो आप सोचिए कि उसके अपने जो उसका मौलिक, उसकी जो प्रतिभा है उसको कुंठित करने जैसा हो जाता है कई बार। बहुत खूबसूरत दोहा है आज के न्यायिक व्यवस्था पर। और ये देखिए कि ये दोहा इनका मतलब 100%, आप जैसे और दोहा है कोई, उसमें आप कह सकते हैं कि साहब ये 99%, 1% ऐसा नहीं होता है, लोग ध्यान करते हैं। लेकिन आप देखिए 100% जो है सत्य दोहा जिसे बोलते हैं, जिया हुआ यथार्थ अनुभव की बात, कि कातिल के हर जुर्म को दौलत करती माफ, कातिल के हर जुर्म को दौलत करती माफ, इसीलिए तो आजकल मिले नहीं इंसाफ। बिल्कुल। देखिए ना तो इसमें बिंब है, ना इसमें कोई वाक चातुर्य है, ना शब्दों की कोई जो है घुमाव फिराव है, सीधी बात है। लेकिन सीधी बात भी वो पूरा असर छोड़ रही है कि जो कभी कहना चाहता है वो बात उतनी ही दूरी तक, उतनी ही मारक क्षमता के साथ वो जा रही है। और यही किसी भी कथ्य की, वो कविता हो, गद्य हो, दोहा हो, गजल हो, गीत हो, यही उसकी जो है सार्थकता है, सफलता है, कि वो जो है पाठक को वहां तक ले जाए जहां तक कवि जो है ले जाना चाहता है। और इसमें मनोज कामदेव जी अपने बहुत सारे दोहों में पूरी तरह 100% सफल हुए हैं, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत बधाई। और आप और देखिए इसी तरह का एक सच्चा दोहा और, कि सूखा हो या बाढ़ हो मरता है आवाम, सूखा हो या बाढ़ हो मरता है आवाम, नेता अफसर कर रहे सोफे पर आराम। क्या बात है। कोई एक व्यक्ति बता दीजिए जो इसका ये कह दे कि जी गलत है। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई कहे तो कम से कम, नहीं कह सकता, क्योंकि ये एक ऐसा कटु यथार्थ है, कड़वा सत्य है, जिसे हर व्यक्ति ने अपनी खुली आंखों से देखा है।
कभी कोई समाचार की कटिंग आप दिखा दीजिए जिसमें पता चले कि साहब सूखा पड़ गया था या बाढ़ आ गई थी तो कोई नेता उसका जो है शिकार हो गया, ऐसा नहीं है। और कोई अधिकारी शिकार हो गया, ऐसा नहीं। जो आम जनता है उसी को वो पीड़ा भोगनी पड़ती है, और उस पीड़ा को जिया है मनोज कामदेव जी ने अपने दोहों में, और उसको यथावत उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है, जो उनको बहुत आगे तक बहुत एक अच्छे दोहाकार के रूप में स्थापित करेगा, ये मेरा पूरा पूरा विश्वास है। बेशक। और उनके थोड़े बहुत दोहे नहीं, बहुत सारे दोहे हैं ऐसे। एक दोहा मुझे बहुत अच्छा उनका लगा, कि मानव कुछ तो सीख ले फूलों से ये बात। अच्छा। मानव कुछ तो सीख ले फूलों से ये बात, खिलते रहना है सदा जो भी हो हालात। बिल्कुल। कितना आशावादी, आप देखिए कितना आशावादी दोहा है। पॉजिटिव सोच, एक सकारात्मकता लिए हुए कि जो है कैसी भी स्थितियां हो, आप अगर खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे तो उसको उनसे पार पा सकते हैं। ये कोई उपदेश नहीं है, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें ये कहा जा रहा हो कि साहब आपको ये इलाज करना है, ये उपचार करना है, ऐसा करना है, कपालभाति करना खूबसूरत तभी बात काम कही। होगा। मैं आपको फिर से रोक रही हूँ मनोज जी कि इनके दोहों में उपदेश कम है। ये बहुत खूबसूरत बात है, क्योंकि आज के इस समय में कोई उपदेश ही नहीं सुनना चाहता, बच्चों से लेकर बड़े तक, कि हमें कुछ समझाया जाए या हमें टोका जाए। जो इन्होंने बात कही या तो सच्ची कही या खूबसूरत इनके साथ कही, अगर इन्होंने श्रृंगारिक दोहे कहे तो, कि वो सीधा या तो वहां निकला या आह निकला। तो ये बड़ी खूबसूरत बात आपने कही, जो बिल्कुल सच्ची बात लगी मुझे। जी मनोज जी। जी, और जहां तक है कि जब बहुत सारा आपका लेखन होता है और आप उस पर केंद्रित रहते हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां किसी ना किसी तौर पर रह जाती हैं। वो विधान के तौर पर ना हो, छंद विधान में ना हो, तो चिंतन में हो सकती हैं, आपके की सोच में हो सकती है, और उसको अगर थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाए तो वो मतलब और बेहतरीन तरीके से वो चीजें निकल कर आ सकती हैं। ये संभावनाएं जो है ना सुधार की, अच्छाई की, ये हमेशा हर व्यक्ति के साथ और ताउम्र बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है। इसीलिए जो है उन्होंने कहा कि मैं जो है, आपने भी कहा कि मैं नहीं चाहती हूँ कि उनको सम्राट ही कहा जाए। वो उनका जो सतत ये यात्रा है उनकी आगे बढ़े और लोग स्वतः ही उनको उस रूप में पहचाने, वो ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा बड़ी चीज है। क्योंकि ऊंचाई पर पहुंचना उतने मानी नहीं रखता है जितना मानी है उस ऊंचाई पर टिके रहना। बिल्कुल सही बात, सही बात। आपने अगर कोई स्थान आपने प्राप्त कर लिया है और जिस पर आपको पहचान मिली है, जिस पर आपको जो है कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा दोहा करते हैं कि आ गए, तो पहले से ही लोगों के जहन में अगर मनोज कामदेव जी को माइक पे आवाज दी जाती है बुलाने के लिए कि भाई डॉक्टर मनोज कामदेव अब आ रहे हैं, तो लोगों के जहन में पहले से ही दोहे गूंजने लगते हैं। ये उनकी हाँ, तो ये यही उनकी जो है बेहतरी है, यही उनकी बेहतरीन प्रस्तुति और उनकी प्रतिभा है। और ये इस पर रुके रहना, इस पर कायम रहना और उस अपनी कीर्ति को बनाए रखना, अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना, वो ही अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। मेरा अपना ये मानना है, मेरा अपना विचार है, हो सकता है कि आप उससे सहमत ना हो। सही विचार बोले भाई जी आप। तो एक दोहा मैंने पढ़ रहा था कि फटे हुए रिश्ते सिले, एक दो दोहे गा के सुना दो। जी जी, मैं भी सुनाता हूँ। फटे हुए रिश्ते सिले बहुत दिनों के बाद, तब जाकर उनसे हुआ चंद रोज संवाद। बहुत अच्छा दोहा है, ये पढ़ा था मैंने, बहुत अच्छा दोहा है। लेकिन इसमें बस मेरी एक शिकायत मनोज कामदेव जी से है कि फटे हुए रिश्ते सिले बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों तक इंतजार क्यों किया आपने?
उनको जल्दी से लेना चाहिए था। जो भी संवाद अगर टूटा है तो उसको और थोड़ी शीघ्रता उसमें करनी चाहिए। तो ये जो मैं बता रहा ना कि कहीं जहां चिंतन को और ऊंचाई आप कहीं दे सकते हैं, एक आध कोई दोहा इस तरह का हो जाता तो वो चीजें होती हैं। अब वो अलग अलग दृष्टिकोण हो जाता है उसमें, मुझे ऐसा लगा। व्यक्ति जब कवि लिखता है तो उसको वो चीज नहीं महसूस होती कई बार। एक बहुत सादा सा अपना दोहा है, उसी तरह का मैंने दोहा उनका भी पढ़ा, मनोज जी का। मुझे ध्यान तो नहीं आ रहा क्योंकि वो उनकी पुस्तक मेरे पास इत्तेफाक से नहीं है, फिर भी मैंने बनाया था ये सब। एक दोहा था, बहुत पहले मैंने लिखा था। मैंने करीब जो है दोहे लिखने शुरू किए थे 30-32 साल तो हो गए होंगे, पुरानी बात है, बहुत पुरानी। राजगोपाल सिंह थे हमारे बड़े भाई, बहुत अच्छे गजलकार थे। उनको मैंने सुना था दोहा। उनके दोहे सुनने के बाद मुझे लगा, मैंने कहा ये बताइए, बचपन से हम लोग दोहे पढ़ते चले आ रहे हैं लेकिन कभी इस प्यारे से छंद की तरफ को ध्यान ही नहीं गया किसी का। फिर मैंने दोहे कहने शुरू किए। उसमें एक सादा सा दोहा था कि एक छोटी सी बात को क्यों देते हो तूल, मैं भी हंसकर छोड़ दूं तुम भी जाओ भूल। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। तो जो है, जो व्यवहारिक चीजें हैं, व्यवहारिक चीजें जैसे कि आपके आएंगी तो उसी तरह से। तो उसमें मैंने खाली यही बात आई कि जो है अगर संवाद बंद है तो रिश्तों से देर नहीं लगानी चाहिए, तत्काल उसमें आपको सुधार कर लेना चाहिए। बात रही कि गा के सुनाने, एक मैं दोहा जो है गा के सुनाता हूँ उनका कि सुन पानी के बुलबुले, सुन पानी के बुलबुले, मत कर तू अभिमान, तेज हवा ने कर दिया तुझको फिर बेजान, तुझको फिर बेजान। और इतना ही लिख पाऊंगा, इतना ही लिख पाऊंगा इस युग का इतिहास, इतना ही लिख पाऊंगा इस युग का इतिहास। भूख प्यास गुस्सा तड़फ और घुटन संत्रास, और घुटन संत्रास, इससे अधिक कोई कवि अपनी पीड़ा को, युग की पीड़ा को 2 पंक्तियों में, दोहे में व्यक्त नहीं कर सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और इन सब चीजों को देखते हुए उनके विविध अर्थों में, विविध विषयों में, विविध विषय विन्यास में जो मनोज कामदेव जी के दोहे हैं, उनका फलक इतना बड़ा है, इतना विस्तारित फलक उनको उन्होंने दिया है कि वो किसी भी पाठक को किसी भी हालत में निराश नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को अगर किताब उसके हाथ में होगी तो उसको, हर व्यक्ति को, वो मजदूर होगा तो, वो छात्र होगा तो, वो बिजनेसमैन होगा तो, वो कोई व्यक्ति प्रेम में होगा तो, वो प्रकृति का प्रेमी होगा, वो देशभक्त होगा, या वर्तमान जो सारे हालात हैं उनसे पीड़ित होगा, न्यायिक व्यवस्था से पीड़ित होगा, उसे उसकी पीड़ा को गाता हुआ, उसकी पीड़ा को झंडा उठा के सबको सुनाता हुआ एक दो नहीं, बहुत सारे दोहे उनकी पुस्तक में मिलेंगे। और ये वाकई मनोज कामदेव जी की बहुमुखी सफलता है। और इस पुस्तक का अभी तक जैसा मैं देख रहा हूं, अभी तक के जैसे, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तमाम आपको फीडबैक मिलती रहती है, जैसा स्वागत समाज में जो प्रबुद्ध पाठक वर्ग है उसमें हो रहा है, उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये भी कामना करता हूं कि तमाम सुधी पाठकों में और बुद्धिजीवी वर्ग में उनकी पुस्तक, उनके दोहों की जो गूंज है वो हमेशा हमेशा गूंजती रहे। यही शुभकामनाएं।
अपने छोटे भाई डॉक्टर मनोज कामदेव जी को मैं देना चाहता हूँ। उनके दोहों के लिए बहुत बहुत बधाई, पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई, और मंजुला जी को, पथगामिनी को, हमारे जो बहन है सोनिया जी बहुत अच्छी संचालक हैं, उनके संचालन में मैंने मुशायरा कार्यक्रम भी पढ़ा है। पूजा जी ने बहुत अच्छा बोला, उनको सभी को बहुत बहुत बधाई। और आगे अगर आप कुछ पूछना है, कहना है, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। मैंने फिलहाल तो अपनी बात समझता हूँ कि उसको इतने में ही समेटना चाहिए, समय की चूंकि बाध्यताएं भी हैं। धन्यवाद। बहुत 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 शुक्रिया मनोज जी, बहुत अच्छे से और बहुत खूबसूरती से अपने आपने हर एक बात को रखा। और मैं ये कहूंगी कि आपने मेरे बहुत से शब्दों को चुरा लिया और अपने तरीके से उसको कह दिया, और इस बात के लिए भी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। वो बिल्कुल सही है, समय की अपनी मर्यादाएं हैं, लेकिन हमें जो बात कहनी थी मनोज जी के लिए वो हमने कही है। लेकिन इतने सारे दोहों पे अगर एक एक दोहे पे हम चर्चा करें तो वाकई ही हमें 10 दोहे लेकर एक एक एपिसोड करना पड़ेगा, 10-10 दोहों पे। तो आप सोच लीजिए कितने नहीं, एपिसोड हम वाकई ये कर, बिल्कुल ये बिल्कुल क्योंकि सच है। हर कोई दोहा, हर एक दोहा अपनी एक अलग कहानी, एक अलग बात कह रहा है। आपने जीवन, समाज, राजनीति, जीवन दर्शन और मानव संबंधों को मानस पटल पर रखने में पूरी अपनी सफलता इसमें प्राप्त की है। सबसे बड़ी बात है सरस भाषा, जो भी आपने कहा, जो आपकी भाषा है वो इतनी सरल है कि उसमें कहीं लाग लपेट नहीं है, उनको धागों को हमें सुलझाना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही सुलझे हुए हैं, आम पाठक वर्ग की समझ में आते हैं आपके दोहे। ये बड़ी बात है। जैसा कि अभी मनोज जी ने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई गांव से लौट कर अभी आया है और वो मनोज जी का दोहा पढ़ेगा तो वो ये सोचेगा हाँ अभी तो मैं ये देख कर आया ही हूँ वहां। या कोई अपने माँ बाप या तीसरे घर की, जैसे आप बात कर रहे हैं, वो मनोज जी के दोहे में नजर आ रही है, या खूबसूरती की बात कर रहे हैं तो वो मनोज जी के दोहों में आ रही है, या श्रृंगार की बात कर रहे हैं तो वो मनोज जी के दोहों में आ रही है। उसके लिए किसी डिक्शनरी को खोलने की जरूरत नहीं है। इनके किसी भी जी दोहे जी में मुझे बिल्कुल। अभी तक ऐसा नहीं लगा कि हमें उसका अर्थ पूछना पड़े कि मनोज जी आप क्या कहना चाहते हैं, इस लाइन से आपका मतलब क्या है, आप हमें क्या बताना चाहते हैं। वो सीधे से समझ में आता है, और इसीलिए वो और ज्यादा खूबसूरत लगता है। जब एक बात आम पाठक वर्ग की समझ में आ जाए, उसके मन को छू जाए बिना पढ़े भी, सुनकर, बहुत से पाठक सुन नहीं सकता, पढ़ नहीं सकते, जो पढ़ना नहीं जानते, वो अगर मनोज जी के दोहों को सुनेंगे तो वो उन्हें बड़ी जल्दी से समझ में आएंगे और उन्हें अच्छे लगेंगे। और मैं ये मनोज जी से गुजारिश करूंगी कि चाहे अपने दोहों को खुद बोलकर, गाकर आप सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आप उन्हें वायरल करें, आप उन्हें पोस्ट करें, चाहे पूजा जी करें, चाहे मनोज जी करें, या चाहे किसी से करवाएं, या खुद भी गाएं, तो वो और ज्यादा अच्छा रहेगा आम पाठक वर्ग तक आपकी बात को पहुंचाने के लिए। मनोज जी ने कहा जब से देखी चांदनी, जैसे आप लोगों ने जिन दोहों की बात की, मैं अगर श्रृंगार की बात करूं कि जब से देखी चांदनी जल का डिगा जमीर, क्या बात, जब से देखी चांदनी जल का डिगा जमीर, सही निशाने पर लगा कामदेव का तीर, क्या सही बात। निशान पर लगा कामदेव का तीर। ये कामदेव का अपने नाम का भी जिस तरह से इस्तेमाल किया, और जो कामदेव शब्द जिस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कितनी खूबसूरती से इसका इन्होंने इस्तेमाल किया। और देखिए अभी लेटेस्ट जो भारत पाक की बात चल रही थी, उस पर ये कहते हैं कि भारत पाक के तनाव के बीच ये जो दोहा है, दुर्योधन के भाग्य का तय तो था परिणाम, दुर्योधन के भाग्य का तय तो था परिणाम, कान्हा कितनी देर तक गुस्सा लेते था, कान्हा कितनी देर तक गुस्सा बहुत लेते अच्छा। था। तो इस तरह के देखिए दोहे तुरंत से दिमाग में आना, जैसा कि मैं कह रही थी कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। और स्त्रियों के लिए, आधी आबादी के लिए मनोज जी कहते हैं, पायल कंगन चूड़ियां और गली का हार, पायल कंगन चूड़ियां और गली का हार, बंधन सभी समाज के, मैं समझी श्रृंगार। तो आप देखिए कितना बड़ा बात छुपी है इसके नहीं, अंदर। बहुत गहरा पायल गहरा तंज कंगन है, बहुत चूड़ियां गहरा तंज है और इसमें। गले का हार, बंधन सभी समाज के,
मैं समझी श्रृंगार। और इतनी सी बात पर इतनी लंबी लंबी कविताएं लिख दी हैं महिलाओं ने, जिस बात को इन्होंने 2 पंक्तियों में समेटा है। तो ये बहुत अच्छी बातें आपने कही हैं। तो आपको मैं बहुत-बहुत बधाई देती हूँ। हमारा समय अपनी तेज गति से बढ़ रहा है, या कहूँ कि पूरा हो रहा है। तो हम इसको 2-2 एपिसोड में पूरा करेंगे मनोज जी। तो अब मैं मनोज जी की ओर बढ़ती हूँ। मनोज जी, आप बुरांश के बाद जब आप इन 725 दोहों तक आए, तो आपके इसके बीच का सफर कैसा रहा? उसको उसमें और इसमें आपको क्या अंतर नज़र आया? क्या सुधार हुआ? या आपको अपने दोनों पुस्तकों के बीच में क्या अंतर नज़र आ रहा है? आप खुद बताएँगे मनोज जी। मेरा वो स्क्रीन दिखनी बंद हो गई। नहीं, दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं। ठीक है, मनोज जी। नहीं, जैसा आपका प्रश्न है कि दोनों के बीच में क्या अंतर है? अंतर यही होता है, जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे जी। बच्चा होता है फर्स्ट, पहले, दूसरी, तीसरी, और जब तक वो 12वीं जाता है, तो कुछ न कुछ उसमें सुधार होता है। वैसे हमारे भी है लेखन में, कि जैसे मैंने अभी लिखा और 2 साल बाद और लिखूँगा, शायद मेरे में और मेरा सोच और विकसित हो जाएगी। मेरे सोचने जी, का जी, तरीका जी। बदल जाएगा, और समाज का जो परिवेश है हर समय बदलता रहता है। शायद मैं कुछ और उसपे ऐड करना चाहूँ, तो ये होता रहता है। और हमारी जो कल्पनाएँ हैं या दूर की सोच है, उसको साथ में रख के और आस-पास का जो वातावरण है, उसको शामिल करके जो हम लिखते हैं, चाहे मैं हूँ, मनोज जी, पूजा जी, आप हो, कोई भी हो, तो हमारा हर दिन एक नई सोच होती है। उसी हिसाब से जो पुराने बुरांस में थे, शायद मैं उसको आज दोबारा अगर लिखना चाहूँ, तो मैं उनको और तरीके से लिख सकता हूँ। ये हर जी, किसी जी। रचनाकार के साथ होता है। मैं अगर आज से 20 साल पहले अपनी रचना को देखूँगा, मैं सोचूँगा मैंने क्या लिखा है, इसको और मैं चेंज कर सकता था। लेकिन उस समय मेरी वो सोच थी, और आज मेरी सोच कुछ और हो गई है। बस ये एक अंतर आता है जो हम सब में है। तो यही एक आपको अंतर क्या लगता है मनोज जी कि जैसे-जैसे हमारी सोच मैच्योर होती है, या हम बड़े होते हैं, या समाज में हम कुछ नया देखते हैं, तो उसका असर हमारी लेखनी पर पड़ता है? पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। जैसे हम अगर रोज़ सुबह ऑफ़िस जाते हैं, अगर कोई दुर्घटना घट गई तो तुरंत दिमाग में आ जाता है कि यार इस पर कुछ हुँ। कर सकते हैं। लोग दुर्घटना देखते हैं और कवि लोग उसमें से वो निकालने की कोशिश करता है कि मैं इसमें से क्या ऐसा निकालूँ जो समाज को दूँ। ये मनोज जी भी, या आप, या कोई भी होंगे, कहीं भी कोई हो गया आस-पड़ोस आपका, तो जी, जी, जी। आपकी नज़र उस तरीके से जाएगी और दूसरे की नज़र किसी और तरीके से जाएगी। आप उसको ऐसे सोचोगे, यार अगर इसमें ये हो सकता था, तो मैं इसमें और क्या बेटर इसको निकाल के लोगों के नहीं, सामने वो अपने बिल्कुल तरीके। सही कह रहे हैं आप। केवल एक बिल्कुल सही आम है। व्यक्ति में और कवि में इतना ही फ़र्क है, उसकी दृष्टि का ही फ़र्क है। दृष्टि है, ये होता है। लेकिन ये बात जितनी छोटी दिखती है उतनी छोटी है नहीं। ये जो डिफरेंस जितना छोटा दिखता है उतना छोटा है नहीं। मुझे बिल्कुल लगता है नहीं। कि हम सभी जी, सरस्वती पुत्र जो हैं, वी आर ब्लेस्ड कि हमें अपने एहसासों को कलम की नोक पर रखकर शब्दों में ढालने का जो हुनर उस ईश्वर ने दिया है, उसके लिए हमें उसका ताउम्र आभारी तो होना ही चाहिए, बिल्कुल, विधा बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे कोई भी हो। जी, जी, तो जी। हम बात कर रहे थे मनोज जी की। मनोज जी, आप बचपन से ही इस तरह की सोच रखते थे, कल्पनाएँ आपकी आती थी शुरू से ही, किसी भी रूप में आती हो चाहे? हाँ, मैं उसका एक किस्सा बताता हूँ, मनोज भाई भी बैठे हुए हैं। मैं अल्मोड़ा से हूँ, और अल्मोड़ा मेरा जहाँ गाँव है, एक मनान छोटा-सा, वहाँ से सुमित्रानंद पंत जी का गाँव है 25 किलोमीटर। जी। और हमारे पाठ्यक्रमों में उनकी बहुत सारी कविताएँ थी, जो प्रकृति प्रेम है। हुँ, प्रकृति के चचेरे कवि वही थे। तो उनके कई जो बिंब थे, उनकी बूढ़ा चाँद एक थी किताब, उसपे पढ़ा हमने उसको काफ़ी, उसमें कई ऐसे बिंब थे कि सोच नहीं सकते। अभी भी मैं पढ़ता हूँ तो कई बार उनको मैं सोचने की कहाँ तक मतलब उनकी सोच थी। तो तो एक भवानी प्रसाद मिश्र की एक कविता थी, सतपुड़ा के घने जंगल। मैंने कई हुँ, बार इसको या पढ़ा, और मैंने उसको तोड़ दिया कि अल्मोड़ा के घने जंगल बना दिया। अच्छा। क्योंकि उसमें ऐसे-ऐसे बिंब थे, और मुझे बिंब से खेलना बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि सुमिरन पंत को पढ़ते थे। तो वो जो दिमाग में जब उस समय से 89 की बात बता रहा हूँ, 89, 87 की बात बता रहा हूँ तब की। वो धीरे-धीरे अब जाके वो इस स्टेज में आए कि हम अब लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तब नहीं लिखे, तब तो हम तोड़ रहे थे। हुँ। कहते हैं ना, हमारे पास 2 दिमाग होते हैं, एक कॉन्शियस, सबकॉन्शियस भी होता है, उसमें वो कहीं है। जी। वो धीरे से निकलता है। कई बार हम किसी चीज़ को देखते अचानक आता है और उसी समय नोट कर लेता हूँ मैं।
ऐसा नहीं कि मैं सोचता रहता हूँ मैं लिखूं, वो कभी हो ही नहीं सकता। अगर मैं सोचता रहूं नहीं आज हो मैं ये सकता। नहीं होता। लेकिन वो कई बार ऐसी घटनाएं होती है सबकॉन्शियस से बाहर एकदम निकलती हैं। जैसे एक लिफाफा धूप है, ये मनोज भाई ने सही कहा, जैसे ड्राइंग में बैठा हुआ था, वो अचानक कुछ ऐसा लगा मुझे, वो स्वतः ही निकला। मैंने कोई कोशिश नहीं की। आप कोई मेरे से पूछे आपने कैसे ले आए इसको, मैं नहीं लाया। वो अचानक ही ऊपर वाले, जैसे ब्रह्म कहते हैं ना जब लिखता है आदमी, वो मनोज भाई ने भी अभी उन्हीं को बोला, वैसे कोट किए वो सब। तो होता है वो सबके साथ, आपके साथ, पूजा जी, या जो भी पाठक वर्ग, लेखक वर्ग जो भी होगा, उसके साथ हमेशा होता है। और एक पेन और डायरी उसके साथ हमेशा रहती है, चाहे खाना कोई बना रहा हो बेशक, बेशक, तो बेशक। भी वहां होगा। कार हम गाड़ी चला रहे हैं तो भी हमारे साथ रहता है। मतलब कब कौन सा ये शब्द, सबके साथ है। ये होता है। तो इसके लिए फिर कोई पूछेगा तो मैं उसके लिए नहीं बता सकता, पर ये एक स्वतः ही होता है। बहुत अच्छी बात कही आपने मनोज जी, और सभी ने आपको बहुत सी शुभकामनाएं दी। देखिए अभी तक भी हमारे साथ 13 से 14 लोग बने हुए हैं। मैं सभी का अलका सादर शर्मा जी भी लगातार हमें देख रही हैं, लक्ष्मी लाल जी भी हमें देख रहे हैं, सृजन भारती जी कह रही हैं कि माँ सरस्वती की कृपा साधकों पर बनी रहे। आचार्य ब्रजमोहन ब्रजेश जी हमसे है आप। अलका शर्मा जी कह रही हैं मनोज जी के दोहे बहुत सरल हैं। मनोज जी जितने सरल हैं उतने ही दोहे उनके सरल और दिल को छूने वाले हैं। देखिए कितना खूबसूरत कमेंट है। कविता मल्होत्रा जी, माँ शारदे की असीम कृपा है। डॉक्टर उषा श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। विजय उपाध्याय जी भी लगातार जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी। अपनी तारीफ सुनना भी अच्छा लगता है, चाहे हम कितना कह लें। लेकिन छोटे बच्चे से लेकर और मरते दम तक मुझे लगता है शाबाशी तो सबको अच्छी लगती है, और लगनी भी चाहिए। इसी शाबाशी के लिए हम काम करते हैं। तो मैं कोई झूठी बात नहीं करूंगी कि हमें अच्छा नहीं लगता, हमें भी अच्छा लगता है। डॉक्टर उषा श्रीवास्तव जी लगातार मनोज जी की बात कर रही हैं। अलका शर्मा जी लगातार हमें सुन रहे हैं। विनोद उपाध्याय जी बने हुए हैं। एक सार्थक परिचर्चा के लिए शुभकामनाएं दी जा रही हैं ऋचा जोशी जी की ओर से। पूनम सागर जी कह रही है ब्यूटीफुल सेंटिमेंट्स। पूनम सागर जी, आपने जो समीक्षा मनोज जी की किताब के लिए कही वो भी मैंने पढ़ी, बहुत खूबसूरत लिखा है आपने। अभी तक जितनी भी समीक्षाएं मनोज जी के लिए इस पुस्तक के लिए कही गई हैं वो लगभग सभी मैंने पढ़ी है। मनोज जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिर मैं ये कहना चाहूंगी दूसरे मनोज जी वाली बात कि दिलों तक पहुंचने के लिए सिर्फ कलम ही काफी नहीं है, सिर्फ शब्द ही काफी नहीं है। इंसान का ऑरा, उसकी असली पहचान, उसका व्यवहार, उसकी बोलचाल, वो इन सब से ऊपर है, मुझे ऐसा लगता है। वरना तो आप अपनी पुस्तकें, अपने दोहे, अपने गजल, अपने गीत, अपने मुक्तक अपने सिरहाने के नीचे रखकर सोए रहिए और सपने में खुद को गीत सम्राट, गजल सम्राट, दोहा सम्राट, मुक्तक सम्राट मानते रहिए, तो उसका कुछ होने वाला नहीं। लेकिन जब आम जनता, आम वर्ग आपके लिए ताली बजाता है, वो आपका व्यवहार है, वो आपकी इंसानियत है, वो कलम तो फिर है ही। तो ये माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे, सभी दर्शकों पर, सभी श्रोताओं पर भी बनी रहे। जितना आप सुनेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, उतना अच्छा आप लिखेंगे और उतने आगे आप जाएंगे। इस लाइव को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं चाहती हूँ कि मनोज जी की बात जो उन्होंने मनोज कामदेव जी के लिए कही और हम सबके लिए कही, वो दूर दूर तक जाए। पूजा जी ने जिन दोहों को कोट किया वो भी दूर दूर तक पहुंचे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। फिर मिलेंगे किसी और जी। पूजा जी, सोनिया जी, एक बात मैं करना चाहूंगी। एक तो मनोज कामदेव जी को तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको मैं पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, वो मैंने बोला संचालन और जो कुछ भी देखती हूँ बहुत अच्छा लगता है। बहुत आज मनोज अबोध सर को मैं पहली बार सुनी हूँ और मैं जी, सुनती ही रही, बहुत ध्यान से बहुत सुना बहुत मैंने। और वो इनकी कहते हैं आवाज ना कि इतनी हम मधुर है। कहीं कुछ भी करते हैं तो हम सीख के जाते हैं, जहां भी हम बेशक, गोष्ठी। तो यहाँ पे मैं मनोज सर को, वो सर को मैं सुनती रही। बहुत बड़े साहित्यकार हैं, दोहाकार हैं। आज मैं एक चीज और कहूंगी, सर बहुत बड़े वक्ता भी हैं। इतना हाँ, अच्छा, इतनी वही। सुंदरता से समीक्षा किए कि मैं बहुत कुछ, मतलब सच बताऊं सर, मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से। बहुत कुछ सीख कर ले जा रही हूँ। इस तरह के कार्यक्रम में मैं सोनिया जी से कही थी, पहली बार आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मनोज बहुत कामदेव बहुत जी को धन्यवाद। बहुत बहुत
बहुत जी, धन्यवाद सर। पूजा जी। लगना ही चाहिए। एक छोटी सी क्षणिका है मेरी कि मैं आपकी तरह कैसे हो जाऊं, एक सवाल है, इसको आप किसी भी रूप में ले सकते हैं। कि मैं आपकी तरह कैसे हो जाऊं कि आपको अपनी राख को मेरे सांचे में डालना होगा। तो बस नहीं इतनी सी बात है। मनोज भाई मनोज अबोध बनने के लिए या मनोज कामदेव बनने के लिए या पूजा श्रीवास्तव बनने के लिए। मैं जी मनोज जी, मनोज जी अबोध जी बहुत अच्छा लिखते भी हैं, वक्ता भी हैं, इनको मैं मैंने जानती कई सालों से जानता हूँ। लेकिन मैं इनसे क्वेश्चन या प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अबोध क्यों लिखते हैं? मेरे से तो पूछते हैं कि कामदेव क्यों लिखते हैं? मैं अबोध तो लिखता इसलिए हूँ कि मैं हुई अबोध। ईश्वर करे आप अबोध बने रहें और इसी रास्ते पर चलते रहें और जल्दी से इस बोध को कोशिश करते रहें कि आपको बोध हो तो नहीं, उस हमें भी रास्ते साथ पे लेते हुए कुछ चले, मिलता रहेगा। हमें भी साथ लेते हुए चले अपने। बहुत अच्छा शुक्रिया। प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छा संचालन सोनिया अक्स सोनम जी आपने किया और बहुत अच्छा पूजा जी ने भी बहुत अच्छा बोला। पूजा जी मनोज ने कामदेव जी के विचार भी, चूंकि देखिए लेखक के विचार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और वो हर चीज लिख नहीं सकता कोई भी लेखक। हाँ, लेकिन ये है कि जब चार लोगों के बीच में बैठता है तब वो अपने विचार व्यक्त करता है, तो उनके विचार भी सुन के बहुत अच्छा लगा। उनकी रचना प्रक्रिया, कहाँ से उनको प्रेरणा मिलती है, किस तरह से वो लिखते हैं और कितना धैर्य से और कितनी गंभीरता से हर बात को, हर घटना को, हर चीज को आत्मसात करते हैं, ये भी चीज उनकी बातों से, उनके वक्तव्य से जो है परिलक्षित होती है। सोनिया जी ने बहुत अच्छा संचालन किया, पूजा जी ने बहुत बेहतरीन बातें कही और निश्चित ये नहीं लग रहा था कि वो पहली बार बोल रही हैं, बल्कि बहुत अच्छा उन्होंने सही बोला, कहा। बहुत अच्छा कहा। उनको भी बधाई, इस बात के लिए बहुत बहुत जी, बधाई। बहुत-बहुत और आप धन्यवाद सभी सर। को और सभी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और शुभ जी, रात्रि। धन्यवाद सर। पूजा धन्यवाद जी, सर। सबको सर, बहुत बहुत सोनिया जी, शुभकामनाएं। और एक मनोज अंत कामदेव में जी, आप अपनी बुक का अगर ये कहीं भी अवेलेबल है तो आप उसका लिंक हमारे इस लाइव के नीचे आप जरूर पोस्ट कर दीजिएगा। और मैं चाहती हूँ कि सभी पुस्तकों को खरीद कर पढ़ें। अगर हम लोग ही नहीं एक दूसरे की पुस्तक को खरीद कर पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई आम आदमी इसको खरीदने के लिए आएगा। तो इस तरह से मेरा अपना मानना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि पुस्तकें छपनी बंद हो जाएंगी या जो प्रकाशक वर्ग है वो सब इसको छापना रोक देगा और लेखक जो है वो छपवाना छोड़ देगा। तो आइए ये भी एक मुहिम छेड़े। अगर हम और जगह खर्चा करते हैं तो 200, 250, 300 रुपए की जितनी की भी किताब है हम उसे खरीदें और फिर हम उसे पढ़ें। जी, बहुत बिल्कुल बहुत सही बहुत कहा। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू।